इनकम अंडर दी हेड कैपिटल गेन्स, ये हम लोग का फोर्थ हेड ऑफ इनकम है। इससे हम लोग समझेंगे कि एक कैपिटल एसेट को जब हम लोग सेल करते हैं मार्केट में, तो फिर हमें जो गेन होता है वो किस तरह से टैक्स ट्रीटेड होता है। सो लेट अस स्टार्ट विथ कैपिटल गेन्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये चार्जेबिलिटी क्या है। द चार्जेबिलिटी सेक्शन 45 विद इन ब्रैकेट 1, any profit or gain arising from the transfer of a capital asset is chargeable to tax under the head capital gains in the previous year in which the transfer took place, if it is not eligible under any exemptions of section 54 to 54GA. Now what is this? चार्जेबिलिटी का मतलब है कि कैपिटल गेन्स जब होता है तो हम लोग उसे टैक्स करेंगे, और ये टैक्स कब करेंगे? जब कैपिटल एसेट को सेल करके हमें कोई भी प्रॉफिट होता है तो। सो ये हमको स्पेसिफिकली सेक्शन 45 विद इन ब्रैकेट 1 में बताया हुआ है, हाउ डू वी एक्चुअली टैक्स इट। सो लेट अस गो अहेड। मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट, तो जब हम लोग कैपिटल गेन्स का बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट. What kind of asset are we talking about? So capital asset means all kind of assets, whatever we have. It can be business, it can be non-business, it can be anything. कोई भी asset, कोई भी property को हम लोग capital asset का नाम देते हैं. So यहाँ पे देखते हैं, the expression capital asset means property of any kind held by an assessee, whether or not connected with his business or profession. However, the following asset are excluded from the meaning of capital asset. क्या क्या asset हैं जिसे हम लोग capital asset नहीं कहेंगे? तो यहाँ पे है कि 2-3 कैटेगरी हैं। सबसे पहला, any stock in trade, consumable stores और raw material held for the purpose of business or profession. किसी भी तरह का business asset which is used for the purpose of buying and selling goods. मतलब अगर आप रॉ मटेरियल अपने एसेट अपने बिजनेस में रखते हैं और वो रॉ मटेरियल को लेके आप कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, एंड देन यू आर सेलिंग दैट फिनिश गुड्स इन द मार्केट, तो वो रॉ मटेरियल का स्टॉक या फिर वो कंज्यूमेबल स्टोर्स का स्टॉक या फिर वो फिनिश गुड्स का स्टॉक जो कि आपके पास गोडाउन में रखा हुआ है, वो कोई भी कैपिटल एसेट नहीं कहलाएगा। स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है इनकम टैक्स एक्ट में कि किसी भी तरह का स्टॉक इन ट्रेड जो है वो कैपिटल एसेट नहीं है। सेकंड है आपका एनी पर्सनल मूवेबल इफेक्ट और पर्सनल मूवेबल एसेट। हाउएवर द फॉलोइंग शैल बी कंसिडर्ड एज एसेट इवन इफ दे आर अंडर पर्सनल मूवेबल इफेक्ट। मतलब पर्सनल मूवेबल इफेक्ट का मतलब क्या है? ऐसा कोई भी एसेट जो आपका पर्सनल नेचर का है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, और जिसे आप मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। सो यहाँ पे पर्सनल मूवेबल इफेक्ट जो कि पर्सनल भी है, मूवेबल भी है, लेकिन फिर भी उसे हम लोग कैपिटल एसेट कहेंगे। ये एक्सेप्शन है इस रूल का। क्या क्या है? सबसे पहला है ज्वेलरी। ज्वेलरी मतलब कोई भी तरह का ज्वेलरी जो आप अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए बनाते हैं, वो पर्सनल नेचर का है, मूवेबल है, फिर भी वो कैपिटल एसेट होगा। मतलब क्या है? अगर आप कोई भी ज्वेलरी को सेल करते हैं और सेल करके अगर आपको कोई भी प्रॉफिट होता है, कोई भी गेन होता है, दैट इज कंसिडर्ड एज कैपिटल गेन। ठीक है। अच्छा, दूसरा है आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस का मतलब क्या है? ऐसा कोई भी हिस्टोरिकल वैल्यू का सामान जो आपको अर्थ से मिला है थ्रू एक्सट्रैक्शन और थ्रू ऐसे ही आपने फाइंड किया, या फिर आपको कलेक्शन करने का शौक है। बहुत लोग होते हैं जो लोग स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, बहुत लोग होते हैं जो लोग आपके कॉइन्स कलेक्ट करते हैं हिस्टोरिकल नेचर के। सो ऑल दोज आर कंसिडर्ड अंडर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस। सो दीज आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस आर ऑब्वियसली मूवेबल, है ना, क्योंकि आप जहाँ से उसको फाइंड किए वहाँ से आपने उसको अपने पास लेके यू हैव ब्रॉट इट इन योर प्लेस, एंड इफ दोज आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस आर सोल्ड इन द मार्केट, then whatever profit that you are getting from that is considered and taxable under capital gains. Next है paintings, drawings, sculptures, any work of art. So any work of art, चाहे वो sculpture हो, चाहे वो art हो, drawing हो, किसी भी तरह का आर्टिस्ट का काम
विच हैज़ ग्रेट वैल्यू, है ना. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ पेंटिंग ऑफ M.F. Hussain, द फेमस पेंटर. सो इफ we have any painting, any drawing of any famous artist, and if that painting is sold in the market and out of that sale you are earning some profit, then that profit or gain is considered taxable under capital gains. तो हमें यहाँ पे समझ में आया कि बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड जो है बिजनेस में, वो और पर्सनल मूवेबल इफेक्ट, ये दोनों कैपिटल एसेट नहीं है. तीसरा और एक कैटेगरी है जिसे हम लोग कैपिटल एसेट के कैटेगरी में नहीं डालते हैं, विच इज़ एग्रीकल्चरल लैंड. लेकिन वो एग्रीकल्चरल लैंड रूरल एरिया में होना चाहिए. नाउ दिस रूरल एरिया हैव बीन डिफाइंड इन इनकम टैक्स एक्ट. अच्छी तरह से बताया हुआ है एग्रीकल्चरल लैंड को किसे हम कैपिटल एसेट मानेंगे, किसे हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे. तो यहाँ पे 3 कैटेगरी है. ये 3 कैटेगरी में यहाँ पे साफ साफ बताया है कि अगर आप जिस एरिया में, अगर आपका जो विलेज है वो विलेज म्यूनिसिपैलिटी या फिर कोई भी कंटोनमेंट बोर्ड से 2 किलोमीटर बाहर है, मतलब म्यूनिसिपैलिटी खत्म हो गया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एरिया खत्म हो जाने के बाद और 2 किलोमीटर के बाद आपका विलेज है जहाँ पे आपका एग्रीकल्चरल लैंड है, और वो एग्रीकल्चरल लैंड जिस एरिया में है, जिस विलेज में है, वहाँ का पॉपुलेशन 10,000 से कम है. 10,000 से कम है या फिर 10,000 से 1 लाख के बीच में. अभी तो 10,000 से कम किसी का नहीं होता, तो 10,000 से 1 लाख के बीच है, तो फिर वो रूरल एरिया कहलाएगा. और वहाँ पे जो भी एग्रीकल्चरल लैंड लोकेटेड हैं वो सारे रूरल एग्रीकल्चरल लैंड होंगे, और जो कैपिटल एसेट नहीं कहलाएगा. दे आर नॉट कंसिडर्ड अंडर कैपिटल एसेट. सो इफ यू सेल एनी ऑफ दोज एग्रीकल्चरल लैंड, तो उससे अगर गेन होता भी है तो वो एग्जेम्प्टेड होगा, टैक्स फ्री होगा. दूसरा है म्यूनिसिपैलिटी या कंटोनमेंट बोर्ड खत्म होने के बाद और 6 किलोमीटर आप अंदर जाइए, और वो 6 किलोमीटर के अंदर जाने के बाद आपका जो एग्रीकल्चरल लैंड जिस जगह पे, जिस विलेज में लोकेटेड है, वहाँ का पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में है. मतलब देखिए, पहला कैटेगरी जो मैंने बताया, पहले कैटेगरी में क्या था, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वेयर योर एग्रीकल्चरल लैंड इज लोकेटेड इज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000 to 1 lakh people, right? And the second category that I'm going to discuss is where the agricultural land is located, the population, the total population of that particular area is more than 1 lakh but less than 10 lakh. ठीक है, 10 लाख पीपल. सो ये 10 लाख पीपल से कम और 1 लाख से ज़्यादा लोगों का जो एरिया है, इसे रूरल इंडिया हम लोग तभी मानेंगे व्हेन इट इज़ कैंटोनमेंट बोर्ड से 6 किलोमीटर अंदर, 6 किलोमीटर बाहर. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जब पॉपुलेशन आपके विलेज का 10 लाख लोगों से ज़्यादा है लेकिन फिर भी हम उसे रूरल इंडिया कहेंगे. तो ऐसा तभी हो सकता है जब आपका म्यूनिसिपैलिटी ख़त्म होने के बाद आपका जो विलेज है वो और 8 किलोमीटर बाहर है. सो इफ़ योर विलेज इज़ 8 kilometers far from the end of last municipality or cantonment board, and the population of that area is 1 lakh to 10 lakh, then that is considered as agricultural land, rural area. ठीक है. तो 10 लाख लोगों से अगर ज़्यादा भी है पॉपुलेशन, और अगर आपका म्यूनिसिपैलिटी से 8 किलोमीटर अंदर है, तो फिर वो रूरल इंडिया होगा. और इस तरह के लैंड्स को, एग्रीकल्चरल लैंड को इफ़ यू सेल, तो उससे अगर प्रॉफिट भी अगर होता है तो फिर वो एग्रीकल्चरल गेन होगा, नॉन टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो रूरल इंडिया में है. तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ. तो हाँ, हमें यहाँ पे क्या समझ में आया, व्हाट डिड वी एक्चुअली अंडरस्टूड फ्रॉम द एंटायर थिंग, दैट एनी कैपिटल एसेट व्हेन सोल्ड, उससे अगर वॉट एवर गेन वी आर अर्निंग इज टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन्स. ठीक है. देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. ठीक है, कि जिसको अगर आप बेचे तो भी आपको कैपिटल गेन्स नहीं होगा. द फर्स्ट वन इज स्टॉक इन ट्रेड, द सेकेंड वन इज पर्सनल मूवेबल इफेक्ट, थर्ड वन इज रूरल एग्रीकल्चरल लैंड. ठीक है. सो ये सारे 3 अलग अलग कैटेगरी हैं जो यहाँ पे मैंने चार्ट बना के दिखा दिया आपको. नाउ अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स में जाते हैं कि जिससे हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा बेहतर हो जाएगा. द फर्स्ट वन इज, द कॉन्सेप्ट कैप्सूल 1 इज मोटर कार मेंट फॉर पर्सनल यूज.
मोटर कार मेरे पर्सनल यूज़ के लिए है एंड आई एम सेलिंग दैट मोटर कार इन द मार्केट, ठीक है। सो मोटर कार पर्सनल है और मूवेबल है, सो इसका मतलब क्या है, इट फॉल्स अंडर द एक्सेप्शनल कैटेगरी एंड इफ वी सेल एनी पर्सनल मूवेबल इफेक्ट, उससे कैपिटल गेन्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल एसेट ही नहीं है, राइट। सो motor car meant for personal use is not a capital asset as it is a movable personal effect, and consequently there will be no capital gains on sale or transfer of motor car. Now Mr. X sells his residential house, ठीक है, Mr. X sells his residential house, very interesting. So मैं अगर अपना घर बेच देता हूं तो क्या वो उससे कैपिटल गेन्स हो सकता है? वो पर्सनल नेचर का है, लेकिन क्या वो पर्सनल मूवेबल इफेक्ट है? नहीं, मूवेबल एसेट नहीं है वो। आप अपने घर को नहीं मूव कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस यू स्टे इन अ कैरावान, ठीक है। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। लेकिन हम लोग इंडिया में घर का मतलब समझते हैं जो ज़मीन के ऊपर 4 दीवालों पे है, ठीक है। इट कैन बी अ फ्लैट, इट कैन बी अ हाउस, एनीथिंग, ठीक है। सो उसे आप मूव नहीं कर सकते। सो सिंस इट इज अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर, इट इज अ कैपिटल एसेट इवन इफ इट इज अंडर पर्सनल इज अ पर्सनल एसेट। इफ यू सेल अ हाउस प्रॉपर्टी इट फॉल्स अंडर कैपिटल एसेट और उससे कैपिटल गेन्स होगा जो टैक्सेबल होगा। देन मिस्टर एक्स सेल्स हिज एग्रीकल्चरल लैंड इन श्रीलंका। सी, हम लोग जब भी कैपिटल गेन्स या इनकम टैक्स का बात करते हैं, कोई भी एसेट का बात करते हैं, दैट एसेट हैज टू बी इन इंडिया। यहां पे एग्रीकल्चरल लैंड या रूरल एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में जो हम लोगों ने कहा है, दैट एग्रीकल्चरल लैंड शुड बी लोकेटेड इन इंडिया, देन ओनली वी कंसिडर इट टू बी एन एग्रीकल्चरल लैंड। वो लैंड एग्रीकल्चरल है या नॉन एग्रीकल्चरल है, ये डिसाइड करेगा अगर उसका लोकेशन इंडिया में है। सो सिंस दिस लैंड इज लोकेटेड इन Sri Lanka, which is not in India, it is a different country. So if we sell that property, it is a capital asset and it attracts capital gain tax. Now Mr. X sells his land in a village. The land was let out to a person who used it for agricultural purpose. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मिस्टर एक्स जो है वो अपने एग्रीकल्चरल लैंड को किसी और को रेंट पे दे दिए। सो यहाँ पे हमें लॉ में देखना है कि इफ द एग्रीकल्चरल लैंड इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, देन उसे एग्रीकल्चरल लैंड कहेंगे हम लोग। मतलब इफ मिस्टर एक्स is owning an agricultural land but he does not practice agriculture in that land and he lets that land to somebody else who is paying Mr. X rent, so that rental income falls under agricultural income, right? and ये agricultural land village में है, further information नहीं provided है, तो फिर we consider it to be a rural agricultural land which is not capital asset. So यहां पे पर्पस मैटर करता है, कौन ओन करता है वो नहीं मैटर करता है। सो इफ द पर्पस फॉर विच एग्रीकल्चरल लैंड इज यूज्ड मैटर्स। इफ इट इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस एंड इफ इट इज लोकेटेड इन अ रूरल एरिया, देन वहां से कोई भी अर्निंग आए, चाहे वो रेंटल इनकम हो या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बेच के इनकम हो, तो वो नॉन टैक्सेबल होगा बिकॉज वो एग्रीकल्चर जो लैंड है वो रूरल है और वो कैपिटल एसेट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब, ट्रांसफर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन कैपिटल गेन टैक्स बिकॉज ट्रांसफर जो है विच इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 विद इन ब्रैकेट 47, इट टेल्स अस दैट व्हाट आर एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन्स। So there are certain things, देखिए यहाँ पे the sale, exchange और relinquishment of asset,
द फर्स्ट वन। सेल मतलब अगर आप दुकान गए, यू बॉट अ कैपिटल एसेट, यू बॉट एनीथिंग, ठीक है, वो उसको सेल कहते हैं, डायरेक्ट सेल। लाइक द प्रॉपर्टी इन द प्रोडक्ट, इन द गुड्स, इन द एसेट इज ट्रांसफर्ड टू समबडी एल्स, ठीक है। सो इन दैट केस उसे सेल कहते हैं, ठीक है। एक्सचेंज मतलब आप एक एसेट के बदले दूसरे एसेट लिए। रिलिंक्विशमेंट मतलब यू लेफ्ट द राइट ऑफ ओनरशिप इन दैट एसेट। Extinguishment of any rights therein, so it is the same thing. Extinguishment of any right therein matlab if you release the right of ownership in any capital asset, so the process which involves any kind of extinguishment of the right in the property is attracting capital gain tax. Then comes conversion of capital asset into stock in trade. Now there are certain situations where you convert your personal asset into stock in trade. So since stock in trade is considered not a capital asset, but when a capital asset is converted into stock in trade, उस कन्वर्जन को हम लोग सोचेंगे ट्रांसफर, और तब कैपिटल गेन्स चढ़ेगा। एग्जाम्पल मैं देता हूँ एक। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ बिल्डिंग, अ फ्लैट, राइट। अ फ्लैट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड इट इज कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट। सो वो पर्सनल है आपका, एंड यू डील इन फ्लैट्स, आपका बिजनेस है फ्लैट्स को बेचना। सो यू हैव मेनी फ्लैट्स इन डिफरेंट लोकेशंस, राइट। सो देयर इज अ पॉइंट वेयर यू हैव योर पर्सनल एसेट, पर्सनल फ्लैट लोकेटेड इन अ सिटी, वो आप अपने बिजनेस में ट्रांसफर करते हैं बिकॉज यू आर गेटिंग अ बेटर क्लाइंट एंड यू डोंट नीड दैट फ्लैट राइट नाउ। सो इन दैट केस व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग दैट एसेट फ्रॉम योर पर्सनल नेम टू द बिजनेस नेम, वो ट्रांसफर कहलाएगा और तब कैपिटल गेन टैक्स चढ़ेगा। जो भी वैल्यू होगा प्रॉपर्टी का, उस प्रॉपर्टी के वैल्यू पे कैपिटल गेन्स लग जाएगा। देन कम्स एनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग पोजेशन इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द नेचर रेफर टू इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। कभी कभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं। सो इफ इट इज कंसिडर्ड अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो फिर उसमें कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। नाउ द मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड को अगर मैच्योर होता है या फिर उसका रिडेम्पशन होता है, कंपनी अगर रिडीम करती है और उससे अगर मुझे पैसे मिलते हैं, तो फिर वो कैपिटल गेन्स उसमें भी लगेगा। नाउ इन केस ऑफ एमलगमेशन एंड डीमर्जर, कैपिटल गेन शैल बी एग्जेम्प्टेड बोथ इन दी हैंड्स ऑफ कंपनी एंड इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर प्रोवाइडेड ट्रांसफरी कंपनी इज इंडियन कंपनी। देखिए, एमलगमेशन या डीमर्जर का मतलब क्या है? एमलगमेशन का मतलब होता है व्हेन टू डिफरेंट कंपनीज आर बिकमिंग वन, और व्हेन वन कंपनी इज अक्वायरिंग द एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ द अदर कंपनी। मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को जब खरीद लेती है तो उसे हम लोग एक्विजिशन या एमलगमेशन कहते हैं। सो ऐसे सिचुएशन में जो भी शेयर होल्डर्स हैं जो एमलगमेटेड कंपनी के, मतलब जो कंपनी बिक गई, जो कंपनी छोटी थी उसे बड़े कंपनी ने एक्वायर कर लिया, तो जब बड़े कंपनी ने एक्वायर कर लिया तो छोटी कंपनी का अब एग्जिस्टेंस नहीं रहा। मतलब उसका ऑपरेशंस होगा, उसका काम चलेगा, एम्प्लॉयज़ भी रहेंगे, लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं उनका शेयर्स विल गेट ट्रांसफर्ड इनटू द नेम ऑफ न्यू कंपनी। सो इन दैट केस इट इज कंसिडर्ड एज ट्रांसफर। जब यह प्रोसेस होता है कि आपका एमलगमेटेड कंपनी, जो छोटी कंपनी थी, वो छोटी कंपनी को जब बड़ी कंपनी ने एब्जॉर्ब कर लिया, इन दैट केस इट इज कंसिडर्ड एज एक्विजिशन। तो छोटी कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स थे, वो अगर अपना शेयर्स उनका जब बड़े कंपनी के नाम पे हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसफर। कि नहीं, वो जो शेयर होल्डर है उसने अपने शेयर को छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी में बेच दिया। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग टैक्सेबल ट्रांसफर कहते हैं, लेकिन इसे एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर कहा जाएगा प्रोवाइडेड जो दोनों कंपनी है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। डीमर्जर का मतलब होता है जब एक बड़ी कंपनी जो है वो अलग अलग हो जाए, वो एक बड़ी कंपनी दो अलग छोटी छोटी कंपनी में डिवाइड हो जाए। तो उसमें भी अगर जो डीमर्ज कंपनी है या डीमर्जिंग कंपनी है वो अगर इंडियन कंपनी होती है, तो फिर उसमें भी ट्रांसफ़र जो है वो एग्जेम्प्टेड होता है।